कोई स्टूडेंट नहीं मिलता मेरे को, ये क्या बात हुई। हाँ जी, आज पढ़ेंगे बौद्धिक संपदा जो अधिकार है उनको। उनमें अपन जो है कॉपीराइट को पढ़ेंगे, अपन पेटेंट को पढ़ेंगे, अपन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो सोर्स है उनको पढ़ेंगे। इनको पढ़ते हुए जाएंगे, जिसमें पहला है बौद्धिक संपदा कॉपीराइट अधिकार नियम। ठीक है, बौद्धिक संपदा होता क्या है, इसके अधिकार के लिए क्या कानून है, इसके बारे में देख लेते हैं अपन। तो बौद्धिक संपदा कानून अधिकार की यहाँ पे बात हो रही है। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, खोज, प्रतीक, चिन्ह, डिजाइन आदि को जो है क्या कहा जाता है, बौद्धिक संपदा कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इसको कहा जाता है। मतलब क्या हो गया इसका, बौद्धिक संपदा वह चीज होती है जो कोई व्यक्ति सृजित करता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे उसकी खुद की कृति हो, या कोई संगीत हो, खोज हो, प्रतीक हो, चिन्ह हो या डिजाइन हो, इसके द्वारा, स्वयं के द्वारा जो बनाए गए हैं, स्वयं के द्वारा जो सृजित है, उन सबको क्या कहेंगे, बौद्धिक संपदा कहेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार आविष्कर्ता को अपनी बुद्धि से रचित किसी आविष्कारों या रचनाओं पर निश्चित अवधि के लिए क्या प्रदान करता है, स्वामित्व प्रदान करता है, उनको एक अधिकार प्रदान करता है कि ये चीज जो है, ऐसी चीज आपने खुद ने बनाई है, आपकी खुद की जो निर्मित की गई है, तो इस पे जो अधिकार होगा वो किसका होगा, केवल और केवल आपका होगा। यह कानून बनाया गया, इस कानून को क्या कहा है, बौद्धिक संपदा अधिकार कानून इसको कहा गया है। बौद्धिक संपदा शब्द और अधिकार के आधुनिक उपयोग का जिक्र जो है कब हुआ था, 1883 में हुआ था। कौन से सम्मेलन में, पेरिस सम्मेलन में। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले बौद्धिक अधिकार की बात या बौद्धिक संपदा शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रदान किया है, तो आपको याद रखना है 1883 में किसने किया है, पेरिस सम्मेलन में किया है। फिर एक सम्मेलन होता है बर्न सम्मेलन। कौन सा, बर्न सम्मेलन। कब की बात है, 1886 की। 1886 में एक सम्मेलन है जिसको बोला जाता है बर्न सम्मेलन। कौन सा, बर्न सम्मेलन। बर्न सम्मेलन से पूर्णतः आपके इस अधिकार की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। तो बौद्धिक संपदा अधिकार है क्या, किसी व्यक्ति द्वारा सर्जित की गई कोई साहित्य कृति, खोज हो गई, शोध हो गई, डिजाइन हो गई, उनको बनाना, उनका निर्माण करना ही क्या है, व्यक्ति की स्वयं की बौद्धिक संपदा है, स्वयं की एक संपदा है। इसके लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए कानून बनाया गया है। उस कानून को कहा क्या गया है, बौद्धिक संपदा अधिकार कानून कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले बौद्धिक संपदा जो शब्द है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो शब्द है, जो वर्ड है, इसका निर्माण 1883 में पेरिस सम्मेलन में सबसे पहले किया गया था। फिर इसका जो निर्माण है, या इसका जो शब्द का पूर्णतः जो धरती पे उतरना माना जाता है, वो माना जाता है बर्न सम्मेलन से। बर्न सम्मेलन कब हुआ था, 1886 से। दोनों जो है 83 और 86 वाले दोनों एक बार पूछे जा चुके हैं। 83 में कौन सा सम्मेलन है, पेरिस, और 1886 में कौन सा सम्मेलन है, बर्न सम्मेलन है। तो ये पूछा जाता है कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार कानून है, ये कौन से सम्मेलन की उपज माना जाता है इसको, तो आपको बताना है ये जो अधिकार है ये कौन से सम्मेलन की, बर्न सम्मेलन की उपज माना जाता है। बर्न सम्मेलन कब आया था, 1886। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अगली बात करते हैं। सन 1886 में एक सम्मेलन था जिसको बोला जाता है बर्न सम्मेलन। सर्वप्रथम साहित्यिक कृतियों के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की गई। तो बर्न सम्मेलन में सबसे पहले कौन सी कृतियां चुनी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कृतियां, साहित्यिक कृतियां। कौन सी कृतियां, साहित्यिक कृतियां। आपके साहित्य को क्या बोलते हैं, लिटरेचर। जो आपकी जो कृति होती है, लिटरेचर जो आपने बनाया है, उसको सबसे पहले सुरक्षित करने की बात कही थी कौन से सम्मेलन में, बर्न सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में, बर्न सम्मेलन में।
14 जुलाई 1967 की डेट याद रखनी है। कौन सी? 14 जुलाई 1967 बार बार पूछी जाती है। 14 जुलाई 1967 को एक जगह है कहां? जेनेवा में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विप्पो का गठन किया गया। जो संगठन है आपके बौद्धिक संपदा का, जो संगठन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1967 में की गई। कब की गई? 1967 में। तो 14 जुलाई 1967 को आपके बर्न कौन से? जेनेवा में। कहां पे? जेनेवा में विप्पो की स्थापना की गई। विप्पो को बोला जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है विप्पो का, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। विप्पो की बात है। बौद्धिक संपदा प्रबंध हेतु भारत सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक, याद करना, भारत सरकार ने क्या चलाया? राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंध संस्थान की क्या की है? स्थापना की है। जो कहां है? नागपुर में है, जो कि भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत क्या करती है? काम करती है। तो आपके भारत के लिए जो है बौद्धिक संपदा अधिकार की जो संस्था है वो कहाँ है? नागपुर में है। क्या नाम है? राजीव गांधी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। आप तो राजीव गांधी का नाम याद रखना। कहां से? नागपुर से। कहां से? नागपुर से। किसके लिए? बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए, बौद्धिक संपदा के अधिकारों के लिए। तो बताना मेरे को, विप्पो की स्थापना, विप्पो की स्थापना कब हुई है? 14 जुलाई 1967। ठीक है। विप्पो क्या है? फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 को। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है कि भारत की संस्था की अगर बात कर ली जाए कि भारत में यह संस्था कहाँ है, तो आपको बताना है भारत में यह संस्था कहाँ है? नागपुर में है। और नागपुर वाली संस्था का नाम क्या है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। क्लियर है यहां तक? यहां तक चीजें क्लियर है? आगे बात करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक रचनाकार को एक संवैधानिक, नैतिक और आर्थिक अधिकार क्या होता है? प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र रूप से अपनी रचना का व्यापारिक उपयोग कर सकता है, जिससे उसकी रचना अधिक से अधिक लोगों तक क्या हो सके? पहुंच सके। वो कलाकार की रचनात्मकता को क्या मिल पाता है? बढ़ावा मिल पाता है। यही क्या है? आईपीआर है। क्या है? आईपीआर है। आईपीआर का मतलब यही है, जो व्यक्ति खुद के द्वारा, मान लो मैंने कोई किताब लिखी है, मैंने कोई रचना की है, मैंने कोई चित्र बनाया है, तो उस चित्र का अधिकार केवल मेरे को होना चाहिए। मेरे को उससे कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, कोई ना कोई मेरे को जो है उसका एक जरिया मिलना चाहिए, पैसे मेरे को मिलने चाहिए। उस सभी के अधिकार संरक्षण के लिए एक चीज बनाई गई जिसे कहा गया है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है। ये सब अधिकार किसके पास होते हैं? जो लेखक होता है या जो रचनाकार होता है उसके पास में होते हैं। तो उसके अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था का क्या नाम होता है? आईपीआर ऑर्गेनाइजेशन या आईपीआर संगठन। बौद्धिक संपदा शब्द की अवधारणा जो है कहां से आई थी? फ्रांस की क्रांति के बाद में आई थी। कौन सी क्रांति के बाद में? फ्रांस की क्रांति के बाद में आई थी। बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने सर्वप्रथम इस शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। किसने? कॉन्स्टेंट, बेंजामिन कॉन्स्टेंट। याद करो, सबसे पहले आपके बौद्धिक संपदा शब्द की अवधारणा कहां से आई है? फ्रांस से आई है। बौद्धिक संपदा शब्द की अवधारणा कहां से आई है? फ्रांस से आई है, और फ्रांस की क्रांति से आई है। और किस व्यक्ति ने सबसे पहले बौद्धिक संपदा शब्द की बात की? तो बेंजामिन कॉन्स्टेंट। किसने की? बेंजामिन ए कॉन्स्टेंट महोदय ने सबसे पहले आपके बौद्धिक संपदा शब्द, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो वर्ड है, इसकी बात इन्होंने की थी। क्लियर है? यहां तक याद हो गया? एक भी लाइन जहां दिक्कत है साथ साथ याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है याद होने में।
विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। WTO की स्थापना ट्रिप ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यह कब हुई थी? 1999 ईस्वी में। बौद्धिक संपदा अधिकारों को कानून संबंधी जो पहलू है उनमें एक समझौता हुआ था, उस समझौते को बोला गया था ट्रिप ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या बोला गया था? ट्रिप ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इसको बोला गया था। ये समझौता कब हुआ था? 1999 को हुआ था। किसके सहयोग से? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, WTO के सहयोग से यह जो है समझौता आपके हुआ था। इसके बाद में भारत में भी एक समझौता हुआ, उस समझौते को कहा है ट्रिप्स समझौता। क्या कहा है? ट्रिप्स समझौता। भारत WTO का क्या है? सदस्य है। ट्रिप्स समझौते के आधार पर 8 अधिनियम के तहत बौद्धिक संपदा के अधिकार क्या किए गए हैं? सुरक्षित किए गए हैं। भारत हो या आपके भारत के बाहर हो, 8 प्रकार के क्या दिए गए हैं? समझौते दिए गए हैं। किस समझौते के तहत? ट्रिप्स समझौते के तहत। कौन से समझौते के तहत? ट्रिप्स समझौते के तहत। ठीक है, किसके सहयोग से? WTO के सहयोग से। तो आपके विपो का गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1967 को। अच्छा, और भारत में? नागपुर में हुआ था। नाम क्या है? राजीव गांधी बौद्धिक संपदा संस्था। ठीक है, क्या बताया कि ट्रिप्स के आधार पर कितने अधिनियम प्रस्तावित किए हैं? 8 अधिनियम प्रस्तावित किए हैं। 8 अलग अलग अधिनियमों की अपन क्या करेंगे? बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला अधिनियम है द कॉपीराइट एक्ट, जो कब आया है? 1957 में। याद करना, द कॉपीराइट एक्ट कब आया है? 1957 में। द पेटेंट्स एक्ट कब आया है? 1970 में। कॉपीराइट, पेटेंट, कॉपीराइट, पेटेंट। द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, ये कब आया था? 1999 में। कई बार सीधी सीधी यहां से डेट पूछी जाती है, ये सन पूछी जाती है, तो याद रखना। कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 1999। वापस बोलना, कॉपीराइट, पेटेंट और ज्योग्राफिकल। फिर एक 1999 में है द ट्रेड मार्क्स एक्ट, ये भी कब आया था? 1999 में। द डिजाइन एक्ट, ये कब आया था? 2000 में। द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट कब आया था? 2000 में। द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरिएट्स एंड फार्मर राइट एक्ट कब आया था? 2001 में। द बिब्लियोग्राफिक डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? 2002 में। कब आया था? 2002 में एक्ट आपके आया था। तो आपको याद रखना है 8 प्रकार के एक्ट आपके होते हैं। इन 8 प्रकार को एक्ट को याद करना है। सबसे पहला कौन सा है? द कॉपीराइट एक्ट। कौन सा है? द कॉपीराइट एक्ट। दूसरा कौन सा है? द पेटेंट एक्ट। दूसरा कौन सा है? पेटेंट। कब आया? 1970 में। तीसरा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, ये कब आया? 1999। अगला कौन सा है? द ट्रेडमार्क एक्ट। कौन सा है? ट्रेडमार्क एक्ट। कब आया? 1999। कौन सा है? ट्रेडमार्क एक्ट। कब आया? 1999। कॉपीराइट, पेटेंट, कॉपीराइट, पेटेंट, ज्योग्राफिकल 1999। ठीक है, ट्रेडमार्क। अच्छा, फिर अगला है डिजाइन एक्ट। कौन सा है? डिजाइन एक्ट। कब आया? 2000 में। 2000 में। उसके बाद में 2001 में कौन सा आया था? प्लांट वेरिएंट्स वाला। कौन सा आया था? प्लांट वेरिएंट्स वाला। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन वाला कब आया था आपके? सॉरी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला कब आया था? 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में। तो 8 प्रकार के जो राइट आपको दिए गए हैं, ये किस समझौते के तहत दिए गए हैं? ट्रिप्स समझौते के तहत। कौन से समझौते के? ट्रिप्स समझौते के तहत जो है दिए गए हैं। ठीक है, उससे पहले आपके एक समझौता और हुआ था जिसको बोला गया ट्रिप ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कब हुआ था? 1999। ठीक है, आगे वाला याद करना। IPR के प्रकार भारत में कितने हैं? अपने को भारत वाले ही पढ़ने हैं। IPR के प्रकार देख लेना। कॉपीराइट 1957, पेटेंट 1970,
ट्रेडमार्क 2000, 1999, 1999। इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट 2000 में। आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 1999। और ये है ट्रेड सीक्रेट 2000। ठीक है, तो कॉपीराइट 1957, पेटेंट 1970, ट्रेडमार्क 1999, इंडस्ट्रियल डिजाइन 2000, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 1999, ट्रेड सीक्रेट 2001। ठीक है, याद रखना सबसे पहला अधिकार अपने सामने आ रहा है जिसका नाम है कॉपीराइट अधिकार, प्रतिलिप्य अधिकार। क्या है? प्रतिलिप्य अधिकार। कॉपीराइट अधिकार कब आया था? 1957 में आया था। कब आया था? 1957 में। इसमें क्या कहा गया है? यह एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य अर्धपूर्ण कला लेखन, चित्र लेखन, कलात्मक कृतियों पर लेखकों या रचनाकर्ता को, इसको लेखकों या रचनाकर्ता को उसके द्वारा किए गए रचनात्मक कार्य के लिए निश्चित अवधि के लिए आपको एक संरक्षण प्रदान करता है, आपको एक अधिकार प्रदान कर देता है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितने ये डिसाइड करता है, जितने दिनों तक आपका ही ये कंटेंट रहेगा, आपके द्वारा ही ये जो आपने कृति बनाई है ये मानी जाएगी। तो एक ऐसा कानून है जिसमें किसी लेखक द्वारा या किसी निर्माणकर्ता द्वारा, मान लो कोई कृति लिखी गई है, तो उस कृति का अधिकार उसको कुछ समय तक के लिए, कुछ सालों तक दे दिया जाएगा। उन सालों के बीच में ना तो उस कृति को कोई कॉपी कर पाएगा, ना उसका कोई प्रति बना पाएगा। वो अधिकार केवल किसके पास में रहेगा? लेखक या रचनाकार के पास में रहेगा। ये स्वामित्व लेखक के पास रहेगा। ठीक है, बिना लेखकों या आविष्कारकर्ता के, बिना लेखक के या आविष्कारकर्ता के इसको किसी और द्वारा ना तो उत्पादित किया जा सकता है, ना ही प्रसारित किया जा सकता है। जैसे मैंने किताब लिखी, अगर मैं चाहूं तो कॉपीराइट लगा सकता हूं, और कॉपीराइट लगा दिया मतलब मेरी चीज ना तो कोई छाप सकता है, ना ही कोई उसको कॉपी कर सकता है। वो अधिकार कौन सा कहलाएगा? कॉपीराइट अधिकार। कौन सा? कॉपीराइट अधिकार। कब आया था? 1957 में। 1957 में। यह अधिकार लेखक के जीवंत पर्यंत एवं उसकी मृत्यु के उपरांत कितने वर्षों तक? 60 वर्षों तक क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ये याद रखना, ये जो है आपको बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो है कि लेखक की कितनी वर्ष की उम्र तक? मृत्यु के 60 साल बाद तक। कितने साल तक? मृत्यु के 60 साल बाद तक जो है आपको वो ये कॉपीराइट अधिकार दे दिया जाता है। इसके बाद में उसके बेटे को यह अधिकार जो है मिल जाता है। तो याद रखना, यह अधिकार लेखक के जीवंत पर्यंत तो रहता ही रहता है, और उसकी मृत्यु के उपरांत कितने? 60 वर्षों। ये पूछा जाता है भाई, 60 वर्षों तक ये अधिकार क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। कॉपीराइट अधिकार कब आया था? 1957 में। कब आया था? 1957 में। भारत में कॉपीराइट अधिनियम जो है 21 जनवरी 1958 से क्या हो गया था? लागू हो गया था। भारत में कॉपीराइट अधिनियम कब से लागू हुआ है? 21 जनवरी 1958 से। ये डेट भी याद रखनी है। आया 1957 में, भारत में कब लागू हुआ? 1958 में। कब लागू हुआ? 1958 में। यह अब तक कितनी बार? 6 बार संशोधित हो चुका है। अगला प्रश्न आपको यहां से देखने को मिल चुका है या आगे मिलेगा कि कॉपीराइट अधिकार को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? 6 बार संशोधित किया जा चुका है। और अंतिम संशोधन कब हुआ था? 2012 में। जो आज तक प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं की अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अंतिम संशोधन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। ठीक है, भारतीय कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन के लिए 3 वर्ष की तो कैद है और 2 लाख रुपए का क्या है? जुर्माना है। अगर आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया तो आपको 3 साल की तो जेल हो जाएगी और 2 लाख क्या देने पड़ जाएंगे? रुपए देने पड़ जाएंगे। आगे आ जाएगी, आगे आ जाएगी सर, धैर्य रखें आप। मुझे पता है फिर ना फिर कुछ नहीं करके आते हो किसी ना किसी किताब के, करिए ना किताब के। अच्छा,
ये महान बनेंगे तो ये भी मन्नू 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 जो था ना, मन्नू महान ही था। अपन ने परिभाषा दी थी पुस्तकालय में, इनका नाम भी मन्नू है, ये भी महान बनेंगे। मन्नू जी भटक जाओगे, मैं एक सेकंड, मैंने कहा है फिर भटक जाओगे, आपका सिलेक्शन होता होता दूर चले जाएगा। आप जो इधर से उधर जाते हो ना, जीके की मैं कहता नहीं, जीके में पढ़नी पड़ती है, लाइब्रेरी साइंस में दूसरी चीज मत पढ़ो। सिलेक्टेड मैटर दे रहा हूं मैं आपको, और आपको विश्वास नहीं है सर, आपको विश्वास नहीं है तो फिर आप किताब तो सामने पड़ी क्यों रहती, मेरे को लाके दो, लाओ यहाँ रखो, नहीं वापस बुक डिपो को देख के आ जाओ, 200-300 रुपए में बिक जाएगी। कहाँ से, किसने कहा ऐसे ऐसे चलाने की? हाँ तो अब वहां नहीं, उससे क्या पढ़ लिया आपने, यार क्या सीखा आपने? सल्टा दी फिर भी पढ़ तो मेरे पास ही रहे हो ना। बताओ एक चीज बताओ, ऑफलाइन अगर ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं तो सर कब की स्टार्ट कर देते हो? अगर इतना वो होता ना पोटेंशियल तो कब की स्टार्ट कर देते, ज्ञानी आदमी है वो। सर बुक लिखने में, ऑफलाइन पढ़ाने में, ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत फर्क होता है। आपसे क्या बोलते हैं, आपसे छाना थोड़ी है, हैं? आप जो ये किसमें मैं कॉपी कर दूं सीधा सीधा यूट्यूब से, वहां से ऐसा का ऐसा लाइन टू लाइन मैटर दिया हुआ है वहाँ यूट्यूब पे, ये क्या बोलते हैं साइटों पे, मैं ऐसा कैसा उठा के ला दूं आपको? सबसे तगड़ा मैटर दिया होता है आपके जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है ना, उसका पढ़िए कभी किताब? मैं पढ़ता हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब वाली, हाँ चंडीगढ़ वाली, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी। कॉपीराइट जो है कब आया था? 1957 में। कब आया था? 1957 में, ठीक है। भारत में 1958 में, 1958 21 जनवरी 1958। आपको जो मैंने दिया वो तो याद है क्या मनु जी? लाइन टू लाइन पूछ रहा हूँ, लाइन टू लाइन कौन सा? अब इसे दिया हुआ तो है मेरा, ये कौन सा? टीडीसी का 19वां संस्करण कब आया? बेस्ट वैल्यू आपको पता है सर, आपके आने के बाद मैंने एक दिन पूरे पूरे संस्करण याद करवाए थे, याद हो तो? आप आए थे, छुट्टी के लेके आए थे, उसके बाद में मैंने संस्करण याद करवाए थे, आपने एक एक संस्करण खड़े होके बताए हो रहे, और अब मेरे को कह रहे हो आपने पढ़ा ही नहीं। तो आप बताओ आपके घर, अब रहने दो, अब रहने दो, इतनी देर बाद में तो याद आ जाता है आदमी को। कॉपीराइट अधिकार कब आया था? 1957 में आया था। 1958 में 1958 में 21 जनवरी 1958 में जो है कॉपीराइट अधिकार लग चुका था। लेखक के जीवन पर्यंत ये लागू रहता है, और 60 वर्ष तक, मर जाने के 60 वर्ष तक भी ये क्या रहता है? लागू रहता है। और फिर अगर रिन्यू आप करवा लेते हो तो इसके बेटे के लागू हो जाता है, फिर उसका बेटा रिन्यू करवा लेता है तो उसके बेटे के लागू हो जाता है, और ऐसे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और कमाई जो है उनकी होती रहती है, ठीक है। तो ये था आपकी कॉपीराइट एक्ट, जिसमें केवल 2-4 डेट याद करनी है। अंतिम संशोधन कब हुआ है? 2012 में। कितनी बार संशोधन हुआ है? 6 बार संशोधन हुआ है। आपको डेट याद नहीं करनी है, केवल एक ही डेट याद करनी है, अंतिम संशोधन 2012। और कितनी बार संशोधन? 6 बार संशोधन, ठीक है। आगे वाली देखना, कॉपीराइट एक्ट निम्न वस्तुओं पर क्या होता है? लागू होता है। साहित्य पर, नाट्य पर, चित्रकला पर, ध्वनि रिकॉर्ड पर, संगीत, नृत्य और चलचित्र, इन सब पे क्या लागू होता है? कॉपीराइट अधिनियम जो है लागू होता है। क्लियर है? अगला देखना, ये वास्तु भारत में किसी कलाकार द्वारा अपनी कृति के प्रकाशन के लिए कॉपीराइट पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है। मैं केवल ये लिख सकता हूं, ऐसे अगर कर दूं सी के ऊपर घोड़ा, तो भी वो क्या हो जाता है? कॉपीराइट माना जाता है। अगर आज मेरे पास में जो मेरे नोट्स है, मैं इनको ऐसे कर दूं सी,
अगर उन्होंने कॉपीराइट नहीं ले रखा है, मैंने केवल सी कर दिया, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा कॉपीराइट मान्य हो जाएगा और मेरे बच्चे इसे कमा के खा सकते हैं। लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों को कमाने दूंगा मैं। ठीक है। अमेरिका सरकार ने 1 जनवरी 1978 से, कब से, 1 जनवरी 1978 से कॉपीराइट एक्ट क्या किया था, लागू किया था। याद कर लेना, अमेरिकी सरकार ने कब किया था, 1 जनवरी 1978। वापस बोलो, 1 जनवरी 1978 को कॉपीराइट अधिनियम क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। बर्न कॉपीराइट एक्ट के अनुसार प्रत्येक सृजन कार्य जिस क्षण से स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो जाए, मतलब जिस क्षण वो आप पूर्णतः उसको बना दो और वो अभिव्यक्त करने लग जाओ, उसी क्षण से यह सृजन अपने आप ही क्या, किस एक्ट के अंतर्गत आ जाता है, कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। तो कुछ बातें हैं, अमेरिका में कब लगा, 1978 में। भारत में 1958 में। कॉपीराइट कब आया, 57 में। लास्ट संशोधन कब हुआ, 2012 में। कितनी बार हो चुका है, 6 बार हो चुका है। कितने साल तक लगता है, 60 साल। मृत्यु के 60 साल बाद तक ये कॉपीराइट अधिनियम जो है लगता है। और जिस समय आपका अभिव्यक्ति हो जाती है जिस चीज की, मान लो आपने कुछ लिखा है और आपने उसकी अभिव्यक्ति कर दी, जैसे मैंने अभिव्यक्ति कर ली, तो ये क्या हो गया, कॉपीराइट के अंतर्गत आ चुका है। किसके अनुसार, बर्न कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार। बर्न कब आया था, 1886। और आपके पेरिस सम्मेलन 1983 में। बर्न पेरिस कब आया, हाँ हाँ सही बता रहा हूँ, तो मैं तो शाबाश दे रहा हूँ, इसमें चौंकनी का बात है। आगे चले। अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट संगठन के करार के मुताबिक मूल सर्जक के निधन के पश्चात भी 70 साल तक, कितने साल तक, ये 70 है भाई, सतत नहीं है, 70 साल तक उस सर्जन का क्या रहता है, कॉपीराइट लागू रहता है। अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट संगठन के अनुसार की बात है। ऐसे मूलतः कितना है, सामान्यतः 60 साल, ऐसे नॉर्मल कितना है, 60 साल। अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट संगठन की बात हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है वो, कॉपीराइट है। ठीक है। आपके कितने साल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो कितने साल बताए गए मरने के, 70, और वैसे 60 साल, वैसे 60, ऐसे 70। हो गया कॉपीराइट। अगला अधिकार कौन सा है, ट्रेडमार्क। कौन सा है, ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह अधिकार। व्यापारिक चिन्ह अधिकार किसी व्यक्ति संगठन या कानूनी इकाई द्वारा अपने उत्पाद या सेवा को, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अपने उत्पाद या सेवा को अन्य उत्पादों से पृथक करने हेतु या उस उत्पाद को विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु एक कानून बनाया गया है, और उस कानून को नाम क्या दिया गया है, ट्रेडमार्क कानून इसको नाम दिया है। कॉपीराइट में क्या किया था, आपके स्वयं के द्वारा निर्मित कोई कृति, कोई साहित्यिक कृति, कोई चित्र रचना आपके, या कोई लेख हो गया, नाटक हो गया, ये सब किस में आएंगे, कॉपीराइट में। इसमें क्या रहा है, अपने द्वारा उत्पाद सेवा को अन्य उत्पादों से पृथक करने के लिए या विशिष्ट पहचान दिलवाने के लिए एक कानून लागू किया है, और उस कानून को क्या कहा है, ट्रेडमार्क एक्ट कहा है। कानून को क्या कहा है, ट्रेडमार्क एक्ट कहा है। ठीक है। जिसके अंतर्गत किसी नाम, शब्द, मुहावरे, लोगो, 20 गो, लोगो, चिन्ह आदि को पंजीकृत किया जाता है। आप तो ये याद रखना, किसी भी चिन्ह का लोगो है, जैसे उत्कर्ष का लोगो है, तो आप उसको थोड़ी ले सकते हो, नहीं ले सकते ना, उसका एक अलग से ट्रेडमार्क बना हुआ है, उसका एक व्यापारिक चिन्ह है उत्कर्ष का। जैसे किसी भी संस्था का कोई व्यापारिक चिन्ह होता है, उसको ना तो कोई चुरा पाता है ना उसमें। मेहंदी, सोजत की मेहंदी, हाँ, किसको करेंगे,
लोगों को भी तो शामिल करते हैं ट्रेडमार्क में, तो ट्रेडमार्क में शामिल नहीं कर रखा ना अगलों ने। ट्रेडमार्क में शामिल करने का तरीका अलग है, जैसे उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट ने करवा रखा है उनको शामिल, वो खुद ने थोड़ी, राजस्थान गवर्नमेंट ने करवा रखा है ना उन 16 को, तो राजस्थान गवर्नमेंट करती है वो तो ट्रेडमार्क में शामिल। तो लास्ट में शौजत मेहंदी हुई है 2021 में, तो उसी का है, उसी का लोगो, जैसे उनमें से भी कई के लोगो हैं। जो प्रतापनगर वाली, प्रतापगढ़ वाली कौन सी है वो, कौन सी क्या बोलते हैं उसको, प्रतापगढ़ वाली कौन सी है, प्रतापगढ़ की है ना प्रसिद्ध, थेवा किला, तो थेवा किला को 2 मिले हुए हैं, एक तो ट्रेडमार्क और एक कोई एक और मिला हुआ है, कौन सा मिला हुआ है, ये दोनों के लिए लागू होता है ना, ये तो आपकी गवर्नमेंट लागू करवाती है, ऐसे तो सब अपने अपने बनाते हैं, लेकिन उत्कर्ष ने लागू करवा रखा है। ट्रेडमार्क अपना व्यापारिक चिन्ह अलग है, वो गवर्नमेंट लागू करवाती है, तो ऑथेंटिक अलग अलग चीज हो गई हुआ ना। व्यापारिक चिन्ह ट्रेडमार्क हो गया किसी व्यक्ति, संगठन या कानूनी इकाई द्वारा अपने उत्पाद या सेवा को अन्य लोगों से पृथक करने के लिए जो कानून बनाया गया है, उस कानून को क्या कहा है, ट्रेडमार्क कहा है, जिसके अंतर्गत किसी नाम, शब्द, मुहावरे, लोगो, चिन्ह आदि को पंजीकृत किया जाता है। भारत में ट्रेडमार्क एक्ट सन 1999 को, कब, सन 1999 को तैयार किया गया था, 15 सितंबर 2003 से। 15 सितंबर 2000, ये प्रश्न भी 2-3 बार आ चुका है। 15 सितंबर 2003 से इसको संपूर्ण देश में क्या कर दिया, लागू कर दिया। और इसमें जो अंतिम संशोधन किया था वो कब किया था, 2010 में किया था। कॉपीराइट में इसमें आया कब था, 99 में, लागू कब हुआ है, 2003 में, कब, 15 सितंबर 2003, 15 सितंबर 2003, ठीक है। भारत के 5 महानगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और अहमदाबाद में पंजीकृत इनके क्या हैं, कार्यालय हैं, किसके, ट्रेडमार्क एक्ट के पंजीकृत 5 कार्यालय कहाँ है, 5 महानगरों में है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और अहमदाबाद में, जहां कितने शुल्क से, 2500 रुपए शुल्क के साथ 10 वर्षों के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। कितने रुपए, 2500 रुपए, कितने साल तक, 10 साल तक। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ट्रेडमार्क जो कानून है वो कितने साल तक लगता है या कितने साल के लिए मान्य होता है, तो आपको बताना है कितने साल, 10 साल के लिए मान्य। कब आया था भारत में लागू, 2003 में, 15 सितंबर। कितने साल के लिए लगता है, 10 साल के लिए। पेटेंट 1900, पेटेंट, कॉपीराइट
ये अभी दबाया था क्या, बंद पता नहीं पहले का हो रखा है। टाइम पे आ गए मोहन जी, हैं? पता नहीं रहा क्या हुआ, नींद आ गई, अभी सो के आए हो? भारत सरकार ने 22 मई 2016 को अपनी पहली बार बौद्धिक संपदा अधिकार नीति क्या की थी, घोषित की थी। कब? 12 मई 2016 को भारत सरकार ने 12 मई 2016 को अपनी पहली बार कौन सी बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का क्या किया था, घोषणा की थी, घोषित की थी, जिसमें रचनात्मक भारत, अभिनव भारत, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया की रूपरेखा इन्होंने क्या की थी, प्रस्तुत की थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके थोड़े दिनों बाद ही अपने को देखने को मिला था कि क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, फिर कौशल भारत चला था, फिर जो है ट्रेनिंग देना शुरू किया था, वो PMKKY ऐसे कुछ करके वो टी शर्ट चला करते थे, चल रही ना। लेकिन अब जो है बच्चे उसमें जाते नहीं है क्योंकि नौकरी नहीं है। सिलाई सीखने, सिलाई भी सिखाई जाती है उसमें, अरे ये भी अच्छा धंधा था। विश्व में सबसे पहले यूके की रानी एने के नाम से, किसके नाम से, ये प्रश्न एक बार आ चुका है। यूके की रानी का क्या नाम था, एने। एने के नाम से कॉपीराइट एक्ट वहां सर्जन के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहले कॉपीराइट कहाँ लगा, यूके में लगा। और कब लगा, फिर कॉपीराइट लगा किसके, किस रानी या कौन सी रानी के तहत लगा, एने रानी, एने रानी के नाम से लगा। एने नाम यही है, एने रानी का नाम था एने। उनके आप रिश्ते आप रिश्तेदार हो गया उनके, क्यों क्यों आना चाहिए भाई, नहीं जरूरी है भाई, लाइब्रेरी साइंस वाले जीके में आएगी, नहीं आने देंगे हम। हाँ, रंगनाथन का नाम सुना था कभी, अभी आया ना। मेलविल डेवी का नाम सुना था, नहीं अभी आया ना। मार्गरेट मान का नाम सुना था, लुगाई है वो, सुना था नहीं। विश्व में सबसे पहले यूके की रानी एने के नाम पे कॉपीराइट जो है लागू हुआ था। अगला है संवाद नियंत्रण, कौन सा है, संवाद नियंत्रण। तो आपके IPR का जो टॉपिक होता है ना, वो हो गया पूरा। 1 घंटे में आपका IPR जो है पूरा हो गया है, हाई कोर्ट के लेवल का। हाई कोर्ट का चाहिए ना आपको भी 22 तक, एक बार हाई कोर्ट तक के लेवल का करो, फिर धीरे धीरे जो आपको डीप मिलेगा तो संभालना थोड़ा थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा, और उसके लिए टाइम आपको चाहिए। क्या हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो घर परिवार से फोन हो गई, क्या हुई, ओ और तो किससे करवा रहे हो आप, मैं सबसे ज्यादा पढ़ाता हूँ और सबसे ज्यादा बातें करता हूँ, बातें कम करता हूँ। 75 सुबह पढ़ा दी, 19 अभी पढ़ा दी। क्या सुबह मेरे को मजा आ रहा था, सुचिगण था, है ये तो पता चल गया, लेकिन अब फिर मैं एक्टिव की सोचूंगा तो आपका सिलेबस कब होगा। दिक्कत कहाँ यार है, आपको याद है, अभी मैं पूछ लूंगा तो आपको एक एक बात है, ठीक ना। ADC का 19वां संस्करण कब आया था, हाँ बताओ बताओ बताओ।
सही है। भाई को 1900 है ना, उल्टे याद कर रखे हैं इन्होंने, है ना पटावा। लेकिन दिक्कत ये है सर कि वो मेरे अलावा किसी और से नहीं देखते ना मोहन जी। हेलो, ये आदमी तो पलटू राम है यार, भी तो बोला मैं किताब देख के आया हूँ। संवाद नियंत्रण, अगला कौन सा है, संवाद नियंत्रण। उससे पहले मेरे को बताओ, 4-5 चीजें पढ़ ली। पहले पढ़ी है कॉपीराइट, क्या पढ़ा है, कॉपीराइट अधिनियम कब आया था, एक सेकंड, पढ़ना कहां से शुरू किया था, सबसे पहले 1986, फिर 1983, 1883, 1883, फिर 1957, फिर 1958, फिर 1970, फिर 1978, फिर 1999, फिर 2000, फिर 2003, ठीक है, वो तो देख लें, फिर 2006, फिर 2010, फिर 2012, फिर 2016, ठीक है। ये डेट अपन ने पढ़ी है। 83 में पेरिस सम्मेलन था, बन था पेरिस, 86 में, 57 में, 58 में, 70 में, 78 में क्या हुआ था, कॉपीराइट अधिनियम अमेरिका में लागू हुआ था, कब, 78 में। 99 में ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल, 2000 में, 3 में, 99 वाला लागू हुआ था भारत में 2003 में, कौन सा, 99 वाला लागू हुआ था 15 सितंबर 2003, ठीक है। 2003 में क्या हुआ, किसमें, 2006 में किसमें हुआ है, पेटेंट। 2010 में कॉपीराइट में, 2012 है ट्रेडमार्क, ठीक है। ये है पेटेंट में, कौन से में, पेटेंट, ये है 10 में ट्रेडमार्क में, और फिर है कॉपीराइट में। ये आईपीआर आपका क्या होता है आज की क्लास, हाँ, 14 जुलाई 1967 को क्या हुआ था, विप्पो, क्या हुआ था, विप्पो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई थी। फिर आपके आता है क्या, सेंसरशिप, क्या आता है, सेंसरशिप आता है। अपन पढ़ेंगे अब सेंसरशिप, जिसे कहा जाता है संवाद नियंत्रण। केवल पढ़ने की बातें हैं, केवल लैंग्वेज ही लैंग्वेज है। अर्थ है सेंसरशिप जो है किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द सेंसेर से लिया गया है। सेंसरशिप अंग्रेजी भाषा का है और ये लैटिन भाषा के शब्द मोहन जी किससे, सेंसेर से लिया गया है। कौन से शब्द से, सेंसेर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मूल्यांकन करना या परख। एक शब्द है सेंसरशिप, ये जो है आपके लैटिन भाषा के सेंसेर शब्द से बना है। सेंसेर, क्या बोलोगे आप इसको मोहन जी, क्या बोलोगे, कैंसर, सेंसेर, कौन सा शब्द है, सेंसेर, सेंसेर, ठीक है। सेंसेर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन करना या परख करना। एनसाइक्लोपीडिया, लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में बोझ के अनुसार, एक व्यक्ति है कौन, बोझ के अनुसार सेंसरशिप जो है सरकार या गैर सरकारी संस्था, समूह अथवा व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा प्रयास है जो लोगों को ऐसा पढ़ने, देखने अथवा सुनने से रोकता है जिसको सरकार अथवा लोक नैतिकता के लिए खतरनाक समझा जाए। जैसे कि कई बार कई वीडियो ऐसे हो जाते हैं, उन पे हाथों हाथ ही आपके एक्शन लिया जाता है और इनको रोक दिया जाता है। वो जो रोकने की जो प्रोसेस होती है, जैसे अभी अगर वापस, ये बोलना नहीं चाहिए ऑनलाइन में बैठ के, लेकिन अभी जैसे वापस अगर मोदी गवर्नमेंट आ गई, अभी बोल रहे हैं 400 पार जो भी है मुद्दा चल रहा है, तो अगर मोदी गवर्नमेंट अभी वर्तमान में आ जाती है, अभी 5 तारीख को,
तो सबसे पहला जो एक्शन जहां तक संभव हो लिया जाएगा वो यूट्यूबर्स पे लिया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ जो अभी खड़ा हुआ है वो एक यूट्यूबर ही है, जिसके कारण ही कांग्रेस के वोट जो है लगभग बटने शुरू हुआ है, ध्रुव राठी, ठीक है, उसके कारण ही बटा है लगभग चीजें। तो अब 2000 जो 5 जून को जो मोदी सरकार आएगी, सबसे पहला कानून लाने की सेंसरशिप की यही कोशिश करेंगे कि यूट्यूबर अगर अब कोई कंटेंट ऐसा डालते हैं जो खिलाफ हो तो उनके लिए अलग से टीम बनेगी, पहले वो वीडियो टीम के पास में आएगा, यहाँ से एक्सेप्ट होगा, फिर उसको डाला जाएगा। तो एक तरीके का संवाद नियंत्रण है, आप पे नियंत्रण किया है कि आप भावना जो है विरोध फैलाने वाले जो तत्व होते हैं ना, कई क्या बोलते हैं उनको, कौन से तत्व बोलते हैं उनको, असामाजिक जो तत्व होते हैं जो कुछ फैला देते हैं गलत चीजें, खबरें जो आपके भंग कर देते हैं आपके सिस्टम को, उन पे जो है नियंत्रण करने का काम ही क्या कहलाता है, संवाद नियंत्रण कहलाता है। क्या आएगी? मैंने तो राजनीति की बात करते तो कहां पहुंच गए, अब मैंने तो केवल ये यहाँ से रिलेटेड बात बताई है। सेंसरशिप के द्वारा संवाद तथा अभिव्यक्ति को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, लेकिन देश में सांप्रदायिक के इतिहास को देखते हुए ऐसी अभिव्यक्ति जो सांप्रदायिक तथा धार्मिक समुदाय के विरुद्ध की जाए को नियंत्रित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सेंसरशिप की आवश्यकता होती। बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, ज्यादा अंदर नहीं घुसना है। भद्र बोलना, हाँ वो फिर वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं, गलत बोलने को क्या बोलते हैं? ओ, ये बताएंगे, इंग्लिश का बताओ, देखिए गलत बात बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉनसेंस बातें, वॉयलेंस नहीं, वॉयलेंस तो उसको बोलते हैं अबद्ध, डिस्कस्टिंग। कोई नहीं, गलती से कोई मेरे को थोड़ी बहुत आती है ना वो, और आप ठीक है, आवश्यकता हुई। प्रौद्योगिकी नियम 2011 सूचना के अनुसार आपत्तिजनक सामग्री जो भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या भारत की संप्रभुता, विदेशी राज्यों के साथ सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, सेंसरशिप की परिधि में आते हैं। जैसे दूसरे देश से संपर्क करना, ठीक है, दूसरे देश से संपर्क करना हो गया, किसी चीज यहाँ से पाकिस्तान कोई चीज भेजना, पाकिस्तान से कोई यहाँ आना है। कौन लिया था? अच्छा, सचिन। ठीक है, आवश्यकता हुई है। प्रौद्योगिकी नियम 2011 की सूचना के अनुसार सेंसरशिप में वो सभी चीजें आती है जो आपके किसी देश से अन्य देश में भेजी, अरे सुन लो, किसी देश से अन्य देश में भेजी जाए, या आपकी देश की सुरक्षा, अखंडता या आपके सामंजस्यता को या संप्रभुता को जो अखंड करे, जो उसको विभाजित करे, उन सभी चीजों पे रोक लगाने का काम कौन करती है? सेंसरशिप करती है। तो आपको ये ध्यान यहाँ से रखना होगा, केवल लैंग्वेज है। भारत में संवाद नियंत्रण राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, जातीय तथा राष्ट्रीयता के आधार पर बनाया गया है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र में सेंसरशिप क्या है? नकारात्मक तत्व है, ये याद रखना। प्रजातंत्र में सेंसरशिप क्या है? नकारात्मक तत्व है, क्योंकि संविधान में आपको उल्लेख दिया गया है कि आपको बोलने की क्या है? स्वतंत्रता है। लेकिन सेंसरशिप आपको कुछ हद तक उस बोलने की स्वतंत्रता को एक सीमा बना देती है कि आप उतना खुल के नहीं बोल पाओगे, उस तरीके से नहीं बोल पाओगे, जैसे एक बिल्कुल विरोध में भी तो नहीं आ सकते हैं।
हर चीज को बिल्कुल विरोध में नहीं दे सकते, विरोध में आते तो ईडी का छापा पड़ जाता है, तो विरोध में अपन नहीं आ सकते, तो उसको कुछ हद तक क्या कर लिया है, कंट्रोल में कर लिया। जबकि स्वतंत्रता एक क्या है, सकारात्मक तत्व है, और सेंसरशिप एक क्या है, नकारात्मक तत्व है। कहाँ गया है। तथा अब देखते हैं ग्रंथालय विज्ञान तथा सेंसरशिप। इतनी देर तो देखी थी सेंसरशिप, कोई खास बात नहीं है, केवल मैं पढ़ के बता रहा हूँ, इतनी ही बात है। सेंसरशिप में क्या होता है, संवाद नियंत्रण, मतलब नियंत्रण किया जाता है, आपके देश के पक्ष में नियंत्रण लिया जाता है, राष्ट्रीयता, एकता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए कुछ नियंत्रण किया जाता है, वही होता है सेंसरशिप। कोई बात आ रही मन में, नहीं आ रही? ठीक है, ग्रंथालय विज्ञान तथा सेंसरशिप को देखते हैं। सेंसरशिप तथा ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्र एक दूसरे के क्या हैं, विलोम है, क्योंकि 5 सूत्र जो है आपको प्रत्येक स्वतंत्रता देते हैं पुस्तकालय के क्षेत्र में। कौन से 5 सूत्र? द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? क्योंकि ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम सूत्र कहता है कि पुस्तकें उपयोग के लिए है, जो समाज कल्याण की है तथा जिनसे किसी की धार्मिक व राजनीतिक या व्यक्तिगत भावनाएं आहत ना हो। ग्रंथालय सिर्फ उन्हीं पुस्तकों का चयन करता है जिससे सेंसरशिप का उल्लंघन ना हो। तो वैसे तो एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं, क्योंकि सेंसरशिप पुस्तकें उपयोगार्थ है, मतलब सभी पुस्तकें क्या है, उपयोगार्थ है। अब मान लो कोई पुस्तक ऐसी आ गई जो सेंसरशिप का उल्लंघन कर रही हो, तो वो भी तो उपयोगार्थ है। अगर आपके पुस्तकालय में वो आ जाती है तो वो भी किसी ना किसी पाठक को तो मिलनी चाहिए, तो वो एक तरीके से क्या होगी, विलोम होगी, क्योंकि सेंसरशिप जरूरी नहीं हर जगह जो है मुख्यतः आपके लागू हो। प्रकाशकों तथा लेखकों का कर्तव्य यह है कि वे समाज में ऐसी पुस्तकें लाए जो लोगों के जीवन या मूल्यों को क्या करे, प्रोन्नत करें, और सेंसरशिप के जो तत्व हैं उनका उल्लंघन ना करें। वैसी ही पुस्तक लानी चाहिए किसको, लेखकों को। ग्रंथालय प्रसार, विस्तार सेवाएं और जनसंपर्क कार्य। अब आपको जो है नया टॉपिक यहां से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा। सर से एक बार बंद करो।